हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मानका फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी रिलीज की थी, सर उसका इनकम टैक्स वाला पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, एमसीक्यू करा दिया, पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, केस सिनेरियो सॉल्व करा दिए। जीएसटी वाला पार्ट रह गया था सर, मेरी थोड़ी तबीयत इशू आ गया था सर, जिसके कारण मैंने जीएसटी का पार्ट सॉल्व नहीं करा पाया। फाइनली अब मैं आपके लिए जीएसटी का भी पार्ट लेके आया हूँ, जीएसटी का भी सॉल्यूशन करेंगे। बहुत आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, ध्यान से एक एक चीज बताऊंगा। एकदम बात ध्यान से सुनना, आराम से काम कूल रिलैक्स होकर सुनना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर्स डल रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के अमेंडमेंट लेक्चर्स डल चुके हैं सर, विद अमेंडमेंट शीट। टेलीग्राम में आप जाके चेक कर सकते हैं। जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स आना बचा है सर, तो भी बहुत कुछ है इस चैनल पे। एमटीपी वगैरह साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, बहुत कुछ है इस चैनल में। साथ में रहना, आखिरी तक रहना सर, फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक जरूर करना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट स्टार्ट। जीएसटी के क्वेश्चंस देखते हैं सर, क्या क्या क्वेश्चंस है सर जीएसटी के। तो केस सिनेरियो का मैंने आपको तरीका इनकम टैक्स में भी बताया, यहां पर भी मैं वही बोलूंगा। केस सिनेरियो डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट मत करो, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। आओ सबसे पहले नीचे क्वेश्चंस देखते हैं सर, क्या क्वेश्चंस है। तो आपको बोला है भाई देखो, केस सिनेरियो है जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 है। तो आओ भाई, आपको बोला है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स चार्ज बाय द एबीसी लिमिटेड। आपको रेट ऑफ टैक्स पूछ रहे हैं सर, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर वैल्यू ऑफ सप्लाई का, देखो अंडर सेक्शन 15, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर विथ रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स, जीएसटी कितना पेबल है सर, ठीक है। जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड, ठीक, एक ये पूछ रहा है। अगला सर एक क्वेश्चन है सर रिगार्ड टू द अवेबिलिटी ऑफ आईटीसी, आईटीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, ठीक है। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है सर, एक जीएसटी ऑफिसर जो ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास। अब आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं और ढूंढते हैं हमारे लिए क्या क्या काम की चीजें सर, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे लिए काम का था, उसमें उसने रेट ऑफ टैक्स जो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस है उससे रिलेटेड हमें ढूंढना है। चलो आओ सर देखते हैं। ABC Limited had its manufacturing unit in the state of Rajasthan. Further, it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in each of the state. ठीक है भाई। Moreover, ABC Limited owns and operate a hotel in Udaipur, Rajasthan. ठीक है। इनका होटल कहां पर है सर? होटल है उदयपुर राजस्थान में, ठीक है भाई। In addition to the aforesaid, ABC Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50,000. लो भाई, commercial space इन्होंने rent पे दिया है 50,000 per month. The maintenance of the premises is the responsibility of ABC Limited. Obviously sir, जो owner होता है वही maintenance उस property का देखेगा। In pursuance of the same, during the month of April, ABC Limited incurred certain expenses on the purchase of maintenance related material. एबीसी ने मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ मटेरियल परचेस किया। द सेड एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट अलोंग विद द इनवॉइस इशूड फॉर रेंट। अब क्या हुआ सर, एबीसी लिमिटेड जो था वो अपने टेनेंट को बोला भाई हम तो तुमसे रेंट भी लेंगे, रेंट के साथ साथ ये जो मेंटेनेंस के लिए मटेरियल हमने परचेज किया है वो भी हम तुमसे ही रिकवर करेंगे रेंट के साथ साथ। प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है, ध्यान से सुनो और समझो। प्रैक्टिकली मार्केट में ये होता है सर, मैं किसी के पास प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने जाता हूं तो मैं सामने वाले पर्सन को ये बोलता हूं भैया आप अपनी प्रॉपर्टी ठीक वीक करके दे दो मुझे। ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी ठीक वीक करके दे दो, फिर मैं आपको किराया देता हूं और मैं रहने आ जाऊंगा सर। डिपॉजिट बोल लो या एडवांस में रेंट बोल लो। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, सामने वाले से आप रेंट भी ले रहे हो, चलो ठीक है रेंट तो सही है सर, लेना भी जरूरी है सर। प्लस आप उससे सर ये जो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड मटेरियल वगैरह है, इसके भी खर्चे आप उसी से ले रहे हो। आप रेंट ले रहे थे, ये सही था, ये मार्केट की प्रैक्टिस थी। सर आप रेंट के साथ साथ मटेरियल का भी एक्सपेंस सामने टेनेंट से ही ले रहे हो, जबकि आपको टेनेंट से मटेरियल का एक्सपेंस नहीं लेना चाहिए था। तो आपने क्या किया, एक ही इनवॉइस बनाया और उस इनवॉइस में देखो ना सर लिखा हुआ है ना अलोंग विथ इनवॉइस, उसी इनवॉइस में आपने रेंट का भी पैसा ले लिया, मटेरियल का भी पैसा ले लिया। तो आपने क्या किया,
कोई चीज को सर जबरदस्ती बंडल कर दिया, नेचुरल बंडल नहीं था सर। नेचुरली लोग सामने वाले से रेंट का पैसा लेते हैं, सर आपने रेंट प्लस मटेरियल का भी पैसा ले लिया जो कि आपको खुद के जेब से इंकर करना चाहिए था। ठीक है, तो इस केस में आप आर्टिफिशियली बंडल कर रहे हो, और आर्टिफिशियली बंडल कर रहे हो तो हम पढ़ के आते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। याद है ना, कंपोजिट और मिक्स, ये हो गया मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक है, अब देखो, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द ऑन द मटेरियल यूज फॉर मेंटेनेंस इज 5%। मटेरियल फॉर मेंटेनेंस के लिए कितना परसेंट दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। इसके बाद सर रेंट के लिए कोई मतलब रेट दिया तो नहीं है, आओ नीचे, अलग से रेंट के लिए कोई रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल, द रेट ऑफ जीएसटी ऑल ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन। जब तक कहीं कुछ और मेंशन नहीं करता 18%। तो रेंट पे कितना परसेंट हो गया, 18। मटेरियल में कितना परसेंट हो गया, 5%। दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा, 18%। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स। सर रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा, 18%, क्योंकि आप सर जबरदस्ती बंडल कर रहे हो। आया समझ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compute the value of supply under section 15 of the CGST Act made by ABC Limited in the month of June। और भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। During the year, ABC Limited agreed to provide the hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur। Oh wow, सर business conference to be held at Udaipur, ये काम का है सर, ये बहुत काम का है। Mr. X is an unregistered person residing in महाराष्ट्र। लो भैया, यह आदमी रहता है महाराष्ट्र में, जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो उदयपुर में होने वाला है। ठीक है, और जो प्रोवाइड कर रहा है, जो पर्सन एबीसी लिमिटेड है ना, और एबीसी लिमिटेड कहां से ओन्स एंड ऑपरेट करती है सर, उदयपुर राजस्थान। ये काम की चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सर, इससे हमें ये पता चलता है कि इंटर स्टेट सप्लाई और ये सर्विसेज की इंट्रा स्टेट, यहीं पर आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिलेवेंस हो जाता है सर। ठीक है, जितने स्टूडेंट पहले देखो, जो स्टूडेंट अभी नया नया प्लेस ऑफ सप्लाई मे के लिए पढ़े, उन्हें तो चलो एक बार क्लिक भी कर जाएगा। जो स्टूडेंट नवंबर में एग्जाम्स दिए थे, उन लोग अभी पहली बार पढ़ रहे, उन्हें यहाँ पर क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर यहाँ पर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है। वैसे इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। एबीसी लिमिटेड मेड अ सप्लाई ऑफ मशीनरी इन द मंथ ऑफ जून, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। लो भाई डिटेल्स आ गई। अब अपन को वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना था ना सर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए अपन के पास डिटेल देखो। बेस प्राइस ऑफ द मशीन बिफोर टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये 45,000 तो हम लेंगे सर। ठीक है, प्लस नीचे कुछ दिया हुआ है देखो, टीसीएस कलेक्टेड। सर टीसीएस के वैल्यू में इंक्लूड होता है, नो सर, टीसीएस वैल्यू में कभी नहीं आता है। It received a subsidy of 3,500 from Green Foundation Private Limited for uses of green energy, and the subsidy was linked to the unit of the energy saved and not aforesaid machinery। बहुत प्यारा क्वेश्चन सर, यहाँ पर जो सब्सिडी है वो मशीन से रिलेटेड नहीं है सर, वो सब्सिडी आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब मशीन से रिलेटेड सब्सिडी ही नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट करोगे ही क्यों वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा था इंस्टीट्यूट को पूछते हुए, मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट, स्टूडेंट एग्जाम में गड़बड़ कर सकता है सर। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ दिया हुआ है। इन एडिशन टू द अफॉरसेड ट्रांजेक्शन, मतलब इस ट्रांजेक्शन के अलावा ABC Limited spent an amount of 5 lakh on the procurement of certain goods which were distributed on part of a CSR expenditure required under the provision of Companies Act 2013। तो ये वैल्यू से रिलेट तो कुछ करेगा नहीं सर, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी कितनी हो जाएगी, 45,000। और सर सिंपल है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी कितनी हो गई, 45,000। क्लियर। अगला देखो, with respect to the hotel accommodation services provided to Mr. X, जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज। अब बड़ा मजा आएगा सर, देखो होटल एकोमोडेशन सर्विसेज किसको प्रोवाइड की गई है, एक्स को। आओ सर आ गया, ये रहा देखो सर, एबीसी ओन्स एंड ऑपरेट अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। होटल कहां पर है, लिखता हूं आराम से सर, एबीसी इसके पास जो होटल है, ठीक है, इसके पास जो होटल है वो उदयपुर
राजस्थान में सर, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में। इसने होटल किसको दिया था सर? मिस्टर एक्स को, है ना। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी एग्रीड टू प्रोवाइड द होटल टू मिस्टर एक्स फॉर बिजनेस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एट उदयपुर। ठीक, ये होटल प्रोवाइड किया गया सर मिस्टर एक्स को। ये क्लियर है सर? हमारा बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो भी उदयपुर में हो रहा है। मिस्टर एक्स इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसाइडिंग इन महाराष्ट्र। ये बंदा अनरजिस्टर्ड है और प्लस महाराष्ट्र का, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई। अब अपन सर एक मिनट ध्यान से सुनो और समझो सर, ठीक है। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं सर प्लीज, ये वाला पॉइंट नया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया है। चलो जो मई में पहले प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से पढ़े उनके लिए तो ठीक है, बाकी लोगों के लिए बहुत नया है, प्लीज ध्यान से देखो। With respect to the hotel accommodation services provided to Mr. X, GST payable by ABC Limited is। अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आए कि सर जीएसटी पेबल बाय सो एंड सो इज, वो आपसे जानना चाहते हैं फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो इससे समझना कि वो इस क्वेश्चन में आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा ट्रीट करते हो, क्योंकि उसके बेसिस में डिसाइड होगा कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्या है। आ रही बात समझ? पहली बात तो देखो ऐसे चलना, सर होटल एकोमोडेशन सर हमने पढ़ा ही नहीं है रिवर्स चार्ज में, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई सर, ये फॉरवर्ड चार्ज में चलने वाली बात है, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है सर, ये इंटर स्टेट माना जाए कि इंट्रा स्टेट माना जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो सर हमने पढ़ के आया था प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में, सर होटल एकोमोडेशन से रिलेटेड अगर वहां पर कोई पार्टीज हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जो प्लेस में इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ठीक है। तो इमोरल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है सर? कहा गया, गिरा। इमोरल प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है सर? इमोरल प्रॉपर्टी उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। सर एबीसी लिमिटेड कहां का है सर? ये भी राजस्थान के हो गए। सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर हो जाएगा सर? अपना राजस्थान में हो जाएगा। समझो मेरी बात, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। होटल जो है वो कहां पर है सर? उदयपुर राजस्थान में। एबीसी लिमिटेड कहां पर है सर? एबीसी लिमिटेड भी राजस्थान का है, और जो मिस्टर एक्स है वो महाराष्ट्र का है। तो सर जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस होटल में हो रहा है। होटल कहां पर है सर? उदयपुर राजस्थान में। सर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में ये पढ़ के आया सर, अगर सर होटल में कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह से रिलेटेड, कोई इवेंट से रिलेटेड होता है, तो उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है सर जहां पर वो इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो इमोरल प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है सर? उदयपुर राजस्थान में। तो सर ये दोनों का हो गया सेम स्टेट। अब सेम स्टेट हो गया मतलब सर इसको बोला जाएगा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। चलो आओ सर, आ गया, ये रहा सर, इन द नेचर ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी। सर जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, रिवीजन वीडियो डालूंगा, तो जरूर प्लीज इसको ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स meant for the purpose of CSR एक्टिविटी। सर मैं आपको मस्त वाली बात बताऊं, CSR एक्टिविटी से रिलेटेड ये जो आईटीसी का क्वेश्चन है ना सर, ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अमेंडमेंट का पार्ट है सर, ये अमेंडमेंट में मैंने कवर भी किया है, हमने ये पढ़ा है सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, याद दिलाता हूं। ब्लॉक क्रेडिट ये बोलता है सर कि अगर आपने सीएसआर पर्पस के लिए कोई इनपुट परचेज किया है तो उससे रिलेटेड आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। सिंपल सर, द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। आई बात समझ? आगे क्वेश्चन देखो, which of the following option is correct with regard to the advice given by GST officer in respect of the auditing of accounts। अब इससे रिलेटेड तो एक बार पहले ऊपर आ जाओ, पढ़ना पड़ेगा ऑडिटिंग से रिलेटेड। कहाँ गया भाई, देखो, ड्यूरिंग द scrutiny proceeding in the state of Gujarat, jurisdictional GST officer asked ABC Limited to submit the copy of audited financial statement। Sir, audited financial statement।
मतलब पहले ही ऑडिट हो चुकी है सर इसकी फॉर गुजरात एंड वाज ऑफ द व्यू दैट एबीसी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट सेपरेटली अंडर द जीएसटी लॉ। नहीं सर, अगर पहले आपका ऑडिट हो चुका है तो फिर आपको बाद में जीएसटी लॉ के अंदर फिर से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ सर, क्वेश्चन क्या था हमारा? Which of the following option is correct with regard to the advice given by the GST officer in respect of the auditing of accounts? There is no requirement of separate audit. पहला ही पॉइंट सही है सर, इसका तो पहला ही पॉइंट सही है सर। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी प्रोविजन, क्योंकि पहले ही इसका ऑडिट हो चुका है। आई बात समझ? ये आपका जो क्वेश्चन मतलब जो केस सिनेरियो था उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू था ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? कभी भी मैंने आपको पहले भी एक बात सिखाई थी सर, क्वेश्चन पढ़ने से पहले नीचे आओ, नीचे आके देखो वो आपसे क्या जानना चाहता है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश। वाओ, मतलब आउटपुट टैक्स भी है, इनपुट भी है। ठीक है, बाय क्यूट एंड कंपनी, क्या नाम दिए सर? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, करेक्ट लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके, उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, नेसेसरी कंडीशन फॉर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, और इनका टर्नओवर दिया हुआ है सर। क्यूट एंड कंपनी का 2 करोड़ रुपीस टर्नओवर है। मतलब सर ये कंपोजिशन से बाहर है सर। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ नहीं कर सकते, कंपोजिशन से बाहर है। चलो तो ध्यान देते हैं, एक एक पॉइंट आराम से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्यूट एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फॉर्म, पहली बात तो ये भैया ये पार्टनरशिप फॉर्म है, यहीं पर बवाल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट बदल जाएंगे सर। A registered supplier under GST in the Bangalore, Karnataka state has provided the following information for the month of October 2023. देखो क्या क्या दिया हुआ है। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ डीएसए सर्विस टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक। वाओ, पहला पॉइंट ही जबरदस्त है, जहां पर वो चेक कर दिए कितने बच्चे को रिवर्स चार्ज याद है कि नहीं। हमने पढ़ के आया था सर, अगर इंडिविजुअल डीएसए अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी बैंकिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज में, यहां पर जो सर प्रोवाइड कर रहा है डीएसए वो है सर पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में यहां पर जो डीएसए की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बैंक्स को, क्या वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी? यस, फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी। पहला ही पॉइंट बड़ा प्यारा था सर, ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगा। क्लियर है सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो फॉरवर्ड चार्ज, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी, एक काम करे क्या, लिख ही ले क्या? हाँ लिख ही लेते, बाजू में ज्यादा बेटर है, साथ साथ लिख लेते हैं, साथ साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ सी जी एस टी, यहाँ एस जी एस टी, यहाँ आई जी एस टी। ठीक है, मैं अभी पूरे प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं चल रहा हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर चीजें नहीं लिख रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल ऑफ क्यूट एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर, ऐसे करके पूरा भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, अभी आपको मेन ट्रांजेक्शन और उसके ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो आउटवर्ड वाला मिल गया सर। ठीक है, आउटवर्ड में भी पहला मिल गया सर, डीएसए लिख लेता हूँ शॉर्ट में एक बार के लिए। आप एग्जाम में कोई भी ऐसा शॉर्टकट अप्लाई नहीं करेंगे सर, आप एग्जाम में पूरा करके आएंगे, पूरा लिख के आएंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे सर, इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देता है। तो 2,50,000 इंटू 9%, ये आ रहा है सर 22,500, 22, अरे ये क्या हो गया है, ये आ जाएगा सर 22,500 आईजीएसटी में डैश। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सर, और पढ़ते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सर क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस, ये एग्जेम्प्ट है। सैनिटेशन से रिलेटेड सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है सर। रिसेंट अमेंडमेंट थी, लास्ट टाइम की अमेंडमेंट है, उसको इन्होंने कवर किया है सर, प्लीज ध्यान देना। ठीक है, अगला देखो, रेंट पेड टू अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन फॉर रनिंग एन ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विसेज। ठीक है, owner of the residential house property was not registered under GST. This is an intra-state supply availed. अब समझो, supply availed, availed। अब पहले आप ये देखो,
Q10 कंपनी पार्टनरशिप फर्म, क्या ये रजिस्टर्ड है? यस, रजिस्टर्ड है। जो सामने वाला, अब आप समझो, मैं सामने वाला पर्सन, मैं आपको रेंटिंग की सर्विसेज दे रहा हूं, आप लोग रजिस्टर्ड हो, मैं अनरजिस्टर्ड हूं। तो याद करो रिवर्स चार्ज में अपन पढ़ के आए थे सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। तो सर भले जो रेंट पे दे रहा है वो भले ही रजिस्टर्ड नहीं है, चलेगा, बट जिसको रेंट पे दिया जा रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो क्या रिवर्स चार्ज में कवर होगा? यस, रिवर्स चार्ज में कवर होगा सर। तो अब रिवर्स चार्ज में कवर होगा तो रिवर्स चार्ज में हमें जीएसटी पे करना है, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर। आप बोलोगे सर आउटवर्ड में क्यों दिखा रहे हो? अरे भैया रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी है, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे भी तो करोगे ना सर। ऐसा थोड़ी कि रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे नहीं की जाती है सर, पे भी तो की जाती है ना सर। तो कितना है सर? 25,000 ना, 25,000 और इंटरेस्ट रेट तो उसने बताया सर, उसी ने बताया ना, आ गया, हाँ इंटरेस्ट रेट उसने बताया। तो सर ये आ जाएगा 25,000 है, ठीक है, ये आ जाएगा सर 2250 डैश, ठीक है। अच्छा, ये इसका मैं इनवर्ड में भी लिख देता हूं सर। याद रखना रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है वो कैश पे डिस्चार्ज होती है, भूलना मत, ये भूलना मत सर, ठीक है। रेंट ही लिख लेता हूं, क्योंकि सर मैंने रिवर्स चार्ज में पे किया तो मुझे तो क्रेडिट दोगे ना, मेरे जेब से पैसा गया है जीएसटी का, मुझे तो क्रेडिट दे दो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, purchased a car for the official use of a managing partner of a firm for business purpose, interstate purchase। सर हम पढ़ के आए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट, जो सामने से बोलता है सर मैं कार की क्रेडिट नहीं दूंगा, तो ये कार की क्रेडिट तो गई सर, ठीक है। आगे देखो सर, availed information technology services for their business from partners friend Mr. Alan वॉक फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मिस्टर वॉक रिफ्यूज टू टेक एनी कंसिडरेशन, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट सर्विसेज वाज 1,25,000 और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। सर थोड़ा सा याद दिलाता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने बोला था सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ डिस्टेंट पर्सन या रिलेटेड पर्सन, ठीक है, हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर देखो सर, पार्टनर्स फ्रेंड, पहली बात तो ये रिलेटेड पर्सन में कवर नहीं है, ठीक है, डिस्टेंट पर्सन में भी नहीं आता। हाँ, बिजनेस पर्पस के लिए ये मैं मानता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये भी मैं मानता हूं, बट सर पार्टनर्स फ्रेंड है ना सर, तो इस केस में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होगी। आई बात समझ? तो इसका कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगला देखो सर, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन बेंगलुरु टू फॉलोइंग पर्सन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। अब मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ, जो स्टूडेंट मई में अभी मतलब रेगुलर क्लासेस में पढ़े होंगे उन्हें तो बड़े अच्छे से क्लिक कर गया होगा कि सर ये ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है, इसके बारे में सर हम प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़े हैं सर। अच्छा, आप बोलोगे सर और भी कोई तरीके से हिंट पता चल सकता है कि कैसे यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को भी सोचना है? हाँ, इसका भी हिंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज इन बेंगलुरु टू फॉलोइंग पर्सन, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ केरला, and Babu Cones, a proprietor concern of Rajasthan which are not registered under GST। अब देखो, इसके आगे तो कुछ दिया नहीं है, यहां पर तो ये सीधा बता दिया कि एबीसी लिमिटेड को प्रोवाइड किया है जो केरला वाला है, और बाबू कोन्स को प्रोवाइड किया गया है जो राजस्थान वाला है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में सर इंटर स्टेट और इंटर स्टेट हमें सोचना पड़ेगा भाई, सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, आईजीएसटी लगाया, ये सोचना पड़ेगा ना। आप एक बात दिमाग में बैठा लो, जब कभी आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे जहां पर लगे कि ये सोचने की जरूरत पड़ रही है सर कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, वहां पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर की जरूरत पड़ेगी सर। और ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड हम पढ़ के आए हैं सर प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में।
हमने ये पढ़ा है सर कि अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है और अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है तो सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा सर जहां पर वो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई। केरला में, सिंपल सी बात है ना सर, केरला में, क्योंकि ये एबीसी लिमिटेड तो केरला का है ना सर। ठीक है, अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में फिर सर जहां पर ये सर्विस प्रोवाइड की गई है उस एरिया को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आराम से दो बातें बोली मैंने सर, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज है, अगर सामने वाला जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है सर वो अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो उस केस में सर जहां पर ये प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा वो होगा सर जहां पर प्रोवाइड किया, जहां पर वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो सर एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है, कहां का है सर, केरला का, तो सर केरला हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। और सर हम जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की, अगर वो बंदा नॉट रजिस्टर्ड है सर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में सरकार बोलती है प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा सर जहां पर आप ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां प्रोवाइड कर रहे हैं सर, हम बेंगलुरु में प्रोवाइड कर रहे हैं। आई बात समझ। अब देखो, अब ध्यान दो, ये पार्टनरशिप फर्म जो क्यू10 कंपनी है ये कहां की है सर, ये बेंगलुरु की है। तो अब आप मेरी बात समझो, इस केस में हो जाएगा इंटर स्टेट और इस केस में हो जाएगा इंट्रा स्टेट। ये जरूरी है सर एग्जाम में, अगर आप ये ध्यान नहीं दोगे तो एग्जाम में इंटर इंट्रा का दिक्कत कर दोगे और ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो गई तो फिर वो प्रेजेंटेशन और फिर मार्क्स आप भी जानते हो सर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो सर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले तो 3 लाख रुपए इंटर है, ठीक है, तो इसको अपन यहां लिखेंगे परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज है भाई 3 लाख रुपीस की, और इंटर है तो ये यहां तो नहीं आएगा। 3 लाख इंटू 18%, ये आ रहा है सर 54,000। ठीक है, उसके बाद 1 लाख सेम स्टेट में है तो 1 लाख यहां पर आ जाएगा। ये था इंटर वाला, ये था इंट्रा वाला। 1 लाख रुपीस 99% मतलब 9,000, अरे 90 कर दिया सॉरी, 9,000। अरे यार, ये भी 9,000। ठीक है, अब अपन इसका टोटल कर लेते हैं। चलो सर इसका टोटल करें, देखते हैं कितना कितना आ रहा है। 22,500 प्लस 2250 प्लस 9,000, ये आ रहा है 33,3,750। ठीक है, ये भी आ रहा है सर 33,3,750, ये है 54,000। ठीक सर, क्या ये हम क्रेडिट यूज कर लेंगे, यस क्रेडिट यूज कर लेंगे, -2250, तो ये आ रहा है सर 31500, 31500 और 54,000। ठीक है, आया समझ। ये आपका नेट जीएसटी पेबल। अच्छा सुनो, ये जो आया प्लीज ध्यान देना सर, ये जो आया इस पे प्लस कर लोगे, क्या चीज सर, रिवर्स चार्ज वाली, क्योंकि रिवर्स चार्ज आपको कैश में पे करना होता है सर। कितना अमाउंट था, 2250, 2250। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2250, ये आ जाएगा सर 33,750, 33,750 एंड 54,000। ये आपका नेट जीएसटी पेबल। समझ आया। मेन मेरे को आपको कंसेप्ट सिखाना था, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करा स्टूडेंट को कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख के जाओगे तो एग्जाम में आराम से बन जाएगा, बिना देखे जाओगे तो मेरे को लगता है ये लास्ट वाला ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड अप्रेजल वाली जो बात है वहां पर थोड़ा चांसेस है फंसने के। बाकी छोटे छोटे पॉइंट को बहुत अच्छा कवर किया, अमेंडमेंट को भी अच्छा कवर किया इन्होंने। आई मेरी बात समझ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है भाई, अरे ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सस्ता बाजार,
डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, आपको क्या निकालने बोले सर, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने बोले फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखो सबसे पहले इट इशूड अ कूपन ऑन 26/2023 वर्थ 2000 रिडीमेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम। सर हम पढ़ के आए थे कूपन से रिलेटेड, अगर कूपन आइडेंटिफिएबल है तो ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कूपन, ठीक है, और अगर कूपन आइडेंटिफिएबल नहीं है तो ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ कूपन। तो सर यहां तो आइडेंटिफिएबल है तो ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कूपन, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या आ जाएगा, 26/2023। सिंपल। If issued coupon on 1/8/2023 worth 3000 which is redeemable against purchase of any item, तो सर यहां पर कूपन आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो सर जिस दिन वो रिडीम होगा, रिडीम कब हो रहा है सर, 18/8/2023, ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये तो बहुत इजी हो गया। It received an interest of 10,000 for late payment from a customer on 11/11/2023 for supply of goods which was originally made on 24/6/2023। सर हमने पढ़ा था पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब अगर पेमेंट हो रहा है तो जिस दिन पेमेंट होगा, जिस दिन सप्लायर पेमेंट रिसीव करता है उस दिन इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। सर तो ये पेमेंट कब रिसीव हो रही है सर, 11/11/2023, ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आया समझ, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, सिंपल था, इजी था। ठीक है, अब ध्यान दो 8th करते हैं। विथ रेफरेंस टू जीएसटी लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई बोला है विथ रीजन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है भाई, हर एक केस को अलग मानो और प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। पहला केस है मिस कनिका ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल visited to a Jodhpur Law University, Rajasthan, and paid her college fees by purchasing a demand draft from a bank located in the university campus. Miss Kanika do not have any account with the bank. अब ध्यान से सुनो, अपन जब प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज पढ़ते थे तो उसमें सर अपन एक पढ़ते थे बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, वहां पर हम ये पढ़ते थे सर प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द location of the recipient as per the records maintained by the supplier। जो सप्लायर के पास रिकॉर्ड होगा लोकेशन का रिसिपिएंट का, ठीक है, रिसिपिएंट की जो लोकेशन का रिकॉर्ड होगा सप्लायर के पास, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहां पर सर कनिका रिसिपिएंट है, बैंक प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, पर बैंक के पास कनिका का अकाउंट नहीं है, तो बैंक के पास कनिका की कोई डिटेल्स नहीं है। समझ आ रहा है ना, बैंक के पास कनिका की कोई डिटेल्स नहीं है। तो उस केस में ये बोला जाता था कि भाई अगर आपके पास रिसिपिएंट की डिटेल्स नहीं है तो उस केस में जो सप्लायर जो लोकेशन से सप्लाई कर रहे सर्विसेज उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो बैंक कहां से सर्विसेज सप्लाई कर रहा है सर, यूनिवर्सिटी राजस्थान से सर, क्योंकि सर राजस्थान में उसी के अंदर उसका कॉलेज कैंपस है, वहीं पर बैंक लोकेटेड है, तो बैंक वहीं पर जहां कॉलेज है वहीं से सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। आराम से सुनो समझो सर, इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सर, ध्यान से सुनना समझना। हमने बोला सर नॉर्मल केसेस में ये होता है सर कि बैंक जो रहता है ना, वो बैंक बोलता है भाई सुनो रिसिपिएंट का मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड्स है, उसके हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना। अब यहां पर क्या होता है, यहाँ जो कनिका है उसका तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो बैंक बोला भाई मेरे पास ये जो लड़की है इसका एड्रेस कुछ है ही नहीं मेरे पास, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है मेरे पास। तो गवर्नमेंट बोली फिर ऐसे में कैसे होगा, गवर्नमेंट बोली ठीक है तुम्हारे पास उसका कुछ नहीं है ना, ओके, तो हम ये मान के चलेंगे तुम बैंक हो, तुमने यहीं से कनिका को सर्विसेज प्रोवाइड की गई, यही हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ, ये पहला केस समझ आया। प्लीज ध्यान दो, इसको आराम से एक एक करके एक एक केस समझना पड़ेगा। ध्यान दो नेक्स्ट केस, सेकंड केस क्या बोल रहा है, मिजू मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश सप्लाइड अ मशीन टू क्यान विंड फार्म्स लिमिटेड registered in the state of Karnataka. However, this machinery was assembled and installed। सर हम प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में पढ़ के आए हैं सर, जहां पर कोई भी गुड्स के असेंबल और इंस्टॉलेशन की बात होती है तो उस केस में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो होता है सर जहां पर वो मशीनरी या गुड्स असेंबल्ड होते हैं या इंस्टॉल्ड होते हैं। तो सर ये असेंबल और इंस्टॉल्ड कहां पर हो रहे हैं सर,
स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो सर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सर अगर इन केस कोई स्टूडेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई समझ नहीं आ रहा हो तो वेट करो सर, रिवीजन लेक्चर आएगा, वहां से आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। बिलीव मी, प्लेस ऑफ सप्लाई इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। और प्लस अगर कोई स्टूडेंट एकदम ही इस चैप्टर के खौफ में रहे तो सर बिलीव मी, इस चैप्टर से आपका इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सही सर, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एकदम बल्कि क्वेश्चंस आएंगे, बट क्वेश्चन तो आएंगे सर। ठीक है, चलो ये समझ आया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 9। हैप्पी कंस्ट्रक्शन, पहले नीचे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नहीं, चलो क्वेश्चन ऊपर से ही पढ़ते हैं। हैप्पी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड बिल्डर under GST in the Bangalore, Karnataka, has got a permission to build 5 floors from the municipal project for one of its project at Surajnagar. Aditya Construction, a neighboring housing project, approached Happy Construction to discuss regarding blockage of sunlight. Oh my God. Issuing arising of the construction of 5 floors and asked it to build only 3 floors for which 20 lakh was offered as consideration compensation. Sir, मैंने स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट को रिवीजन लेक्चर, आप भी देखोगे सर जब रिवीजन लेक्चर अपलोड हो जाएगा इसका, मैंने रिवीजन लेक्चर्स के टाइम भी स्टूडेंट को बोल दिया था सर कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसको हाईलाइट करके रखा है बुक में और पूछा नहीं है, देख लो आरटीपी में आ गया। सर मैं याद दिलाता हूँ, शेड्यूल 2 पढ़ते हैं अपन, शेड्यूल 2 में अपन याद है वो पढ़ते हैं, agreeing to an obligation to refrain from an act, to tolerate an act or a situation, to do an act, ये पढ़ते हैं ना सर, जहां पर अपन इसको डीम्ड सप्लाई मानते हैं सर। देखो सर, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, इंस्टीट्यूट ने पिछले 2 अटेम्प्ट में पूछा नहीं, क्यों नहीं पता मुझे, जबकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे। और बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन बना है ना सर, ये वही एग्जाम्पल को उठा के क्वेश्चन बना है, डिक्टो वही है, डिक्टो वही है, सिर्फ फिगर 20 लाख आ गई है, बाकी वही पॉइंट है। मैं इसीलिए अभी भी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ सर वो पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से वो आ चुका है अमेंडमेंट का पार्ट, बट इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा नहीं था। लो, इस बार आरटीपी में डाल के इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया, हम भूले नहीं है, मौका पड़ेगा तो उसको भी पूछेंगे, तो प्लीज जरूर उसको अच्छे से पढ़ना। ये शेड्यूल 2 में डीम सप्लाई में कवर हो जाएगा, ठीक है, ये हम पढ़े सर। Happy Construction Limited agreed to the offer. Okay. It may be noted that Aditya Construction is not ready to pay any further amount to the Happy Construction in addition to the amount already agreed. तो सर ये जो 20 लाख है, इससे ज्यादा ये पे नहीं करूंगा बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, ये मान के चला जाएगा कि ये 20 लाख में जीएसटी इंक्लूडेड है। देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द करेक्ट रिलेवेंट लीगल प्रोविजन, मैंने आपको शेड्यूल 2 बता दिया। वेदर द अबव अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन इज लायबल टू जीएसटी, यस इट्स लायबल टू जीएसटी, एंड इफ द कंसिडरेशन आर टैक्सेबल देन दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। तो सर ये 20 लाख है, 20 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 कर लेना, तो आपका जीएसटी पेबल निकल जाएगा। आया समझ? मैंने पहले भी अभी रिवीजन कराते टाइम भी अपने स्टूडेंट को भी यही चीज बोली, प्लीज ध्यान देना, इंस्टीट्यूट अभी तक इसको पूछा नहीं है सर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। The aggregate turnover of Mangal and Company, a registered person, for the financial year 2023 was 8 crore. It approaches you as a GST consultant for the issue of e-invoicing. सर ई इनवॉइसिंग के लिए लिमिट कितनी हो गई है सर? 5 करोड़। तो क्या इसको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? यस, मैंडेटरी है सर। Also list out the entities which are exempt. सर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कौन कौन सी एंटिटीज एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर आराम से लिस्ट पढ़ सकते हैं सर। ठीक है, आया समझ? आओ सर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? रामलाला एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली is engaged in a supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. अब देखो इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, सर इससे रिलेटेड भी हम क्या प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़े? यस, हमने पढ़ा है सर कि अगर इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज है और अगर सर इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उस केस में सर जहां पर इमोल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है। तो सर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली। सर जो सप्लायर है रजिस्टर्ड है वो भी दिल्ली का है, ठीक है, ध्यान रखना। Service contract is entered into with the government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh. सर ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है वो किस साथ हुआ है सर? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में।
द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 15,50,000, ठीक है, एंड द पेमेंट वाज सेम इज ड्यू ऑन अक्टूबर 2023. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड. देखो भैया, टू बी डिडक्टेड मतलब टीडीएस की बातें हो रही है सर, और टीडीएस हम पढ़ के आए सर 2% की बातें हैं सर. प्रोवाइडेड 2,50,000 से ज्यादा होना चाहिए सर गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू, और सर थ्रू गवर्नमेंट और लिस्ट ऑफ एंटिटीज है उन्हीं के थ्रू होना चाहिए सर. ठीक है, अब यहाँ तो गवर्नमेंट है, बट एक केस और भी पढ़े हैं सर जहां पर नो टीडीएस होता है सर. नो टीडीएस कब होता था सर? जहां पर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम रिसिपिएंट की रिसिपिएंट प्लेस. समझो सर, जो सप्लायर है वो दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, बट सर जो रिसिपिएंट है वो कहाँ का है सर? आंध्र प्रदेश का है. तो सर जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं होता. ठीक है, इस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन नहीं होता. अगर यही आंध्र प्रदेश के बदले अगर दिल्ली होता ना सर, तो यहां पर टीडीएस का इंप्लीकेशन आ जाता. और जब टीडीएस का इंप्लीकेशन आता ना सर, तो यहां पर जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ना 15,50,000, इसमें आप जीएसटी के अमाउंट हटाते और फिर टीडीएस डिडक्ट करते. आई बात समझ? ये ध्यान रखने वाली बात. ठीक है. Will your answer be different if Ramlala Enterprises is registered under compulsion scheme? No sir, आंसर सेम ही रहेगा हमारा, आंसर चेंज नहीं होगा. आया समझ? सिंपल. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो सर. एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल. सर ये तो पूरा का पूरा नया जो अभी सर्कुलर आया ना डिक्टो, वो पूरा का पूरा इन्होंने पूछ दिया सर कि सर फूड एंड बेवरेजेस जो सिनेमा हॉल में सर्व किए जा रहे हैं, अब उसको क्या ट्रीट किया जा रहा है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी. वैसे एक बार के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ सर, उसको भी अब रेस्टोरेंट सर्विसेज में कवर किया गया है और उसको भी कंपोजिट सप्लाई मान के टैक्सेबिलिटी आ गई है सर उसमें. आप इसकी डिटेल में अमेंडमेंट लेक्चर जो मैंने डाला है उसमें उसकी सर्कुलर को सुन लेना, क्लैरिटी हो जाएगी. आया समझ? ये मैंने आपका आरटीपी पूरा कंप्लीट कराया. फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो पूछ लेना सर. लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत काम की चीजें होती है सर, ये बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट्स को. ठीक है, चल, थैंक यू फ्रेंड्स.